Sir, every time the result came and it was always negative. So I used to feel lost. I felt dejected. I felt there is no light in this in the end of this tunnel. और सामने कुछ दिखता नहीं है सर. एक बार फेलियर आता है, दो बार फेलियर आता है, तीन बार फेलियर आता है, बार बार जब फेलियर आता है देन यू आर बॉग डाउन बाय योर ओन फेलियर्स. एंड उसके बाद फिर खुद को संभाल पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. एंड कि आप में से अगर थोड़ा सा भी लो फील कर रहा है ना, आप इनका इंटरव्यू ज़रूर देखें, ठीक है, ज़रूर देखें एंड यू विल गेट दैट नेक्स्ट डोज ऑफ मोटिवेशन मे बी फॉर नेक्स्ट 2 years. सो जितना इन्होंने झेला है, मतलब ये काफ़ी है हमारे लेवल के बंदों के लिए. बाकी लाइफ कैन थ्रो सरप्राइजेस टू एनीवन. सो इफ एनीबडी ऑफ यू हैज़ क्वेश्चंस हियर, मतलब इन्होंने मुझे यहाँ तक बोला है कि आई यूज टू राइट माई ईमेल्स टू फ्यूचर ऑफ माइंड, कि एक वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आप मेल डालो, वो आपको 5 साल बाद डिलीवर होती है. तो यूज टू राइट मेल्स टू हिमसेल्फ, जो भी ये सोचते थे उस टाइम कि मैं ये करूँगा या मैं ऐसा करना चाहूँ. नाउ ही इज गेटिंग दोज ईमेल्स राइट नाउ. 2020 में जो लिखी थी, तो वो एक पर्सपेक्टिव ही चेंज हो गया. उस टाइम एक डिजेक्शन में ईमेल्स लिखते थे, और अब मैं ये बोल रहा था, अब आपको लग रहा होगा कि यार मैं क्या ही फुद्दू मेल्स लिखता था. अभी तो मैं इतना चार्ज अप हूँ कि मैं दोबारा यूपीएससी भी देने के लिए तैयार हूँ. सो कभी भी ऐसा टाइम आए तो हैव सम कॉन्फिडेंस इन योर एबिलिटीज. बट मैं उस दिन भी ये समझा रहा था कि अगर टारगेट ये है और काम यहाँ करना है, फिर कुछ नहीं होगा, या यहाँ जाना पड़ेगा तो ये टारगेट अचीव होगा. सो इफ एनीबडी ऑफ यू वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन टू अव्या सुधाकर, प्लीज डू आस्क. I have a question कि जैसे आपने कहा कि इतने इंटरव्यूज थे और उसके बाद फेलियर्स, तो उसके बाद उठना, वो वापस प्रिपरेशन स्टार्ट करना, वो कैसे मोटिवेशन आता है? बिकॉज बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं प्रिपरेशन या नहीं कर पाते. इनके आंसर देने से पहले एक और बात कहना चाहूँगा. द कॉमन थिंग, आई होप यू रिकॉग्नाइज दैट Kritika. The common thing which most of the CP aspirants acknowledges Kritika ma'am's economics lecture. Thank you very much. अब आप इनके क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं. मैम बार बार फेलियर आने के बाद एक्चुअली मोटिवेशन नहीं रहता. मतलब मोटिवेशन ऑब्वियसली यू विल लूज द मोटिवेशन. उसके बाद बस ये रहता है कि जहाँ पे हम हैं और वहाँ से निकलने के लिए वो पुश फैक्टर तो चाहिए ही होता है. तो मेरे केस में यही था कि द प्लेस वेयर आई वॉज, मेरे को डेली वो फील होता था कि दिस इज़ नॉट मेंट फॉर मी. मेरे को यहाँ से अच्छे जगह जाना है, हमें यहाँ से निकलना है, आई डिज़र्व मोर. तो वो डेली का जो मोटिवेशन रहता था, ये रहता था कि वो डेली का जो फीलिंग आता था एक अंदर से, अच्छा फील नहीं होता था अंदर से एक चुल मचा रहता था, यार नहीं अच्छा, चाहे कितना भी अच्छा जॉब में कर रहे हैं. आई वॉज पोस्टेड इन रूरल एरिया ऑफ झारखंड, आई गॉट पोस्टेड टू मुंबई. सो वहाँ से जॉब की मेरी जर्नी बहुत अच्छी रही है. SBI में आई हैव डन वेरी गुड. बट वो अंदर से मज़ा नहीं आता था. जब मज़ा नहीं आता था ना मैम, तो फिर लगता था यार कुछ तो करना है. इसी क्वेश्चन पर एक और क्वेश्चन आया कि इंटरनल मोटिवेशन और एक्सटर्नल, कुछ स्टूडेंट जो है एक्सटर्नल मोटिवेशन के पीछे भागते हैं. आपको क्या लगता है कि एक्सटर्नल इम्पोर्टेंट है या इंटरनल से काफ़ी रहेगा? मैम एक्सटर्नल दोनों इम्पॉर्टेंट है ऑब्वियसली. पुल फैक्टर पुश फैक्टर दोनों चाहिए. पुल फैक्टर आपको पहले जाता है, वो पहला मोटिवेशन आपको पुल फैक्टर ही देता है. बिकॉज अगर आप किसी चीज़ के प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप जब उसके बारे में जानोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये चीज़ें हैं, तो आई कैन प्रिपेयर फॉर दैट. क्योंकि वो आपको प्राइस दिख रहा होता है ना, कैरेट दिख रहा होता है. सो यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दैट. लेकिन ड्यूरिंग द जर्नी जब बार बार लगता है कि नहीं यार नहीं हो रहा, वहाँ पे इंटरनल मोटिवेशन काम आता है ना. So until and unless you are motivated internally, not exactly motivated, ma'am, I would say you'll have to be disciplined, because discipline is very much important, very more important than internal motivation. So एक momentum बन जाता है मैम, उसके बाद तो कुछ ज़रूरत ही नहीं पड़ता है. मतलब गंदी जगह काम करो, वहाँ से मोटिवेशन आएगी, then you will do something bigger in life. सर मेरा एक क्वेश्चन है सर. कि जनरली यूपीएससी वाले बच्चे जो है वो आरबीआई ग्रेड भी आरटी एग्जाम में यूपीएससी के होते हैं, जैसे एपीएफसी, एनईओ, एमसी, उनकी तरफ जाते हैं. सेबी ग्रेड जनरली वो नहीं जाते हैं. जी. क्योंकि काफ़ी सिलेबस में डिफरेंस आ जाता है. जी. तो सेबी ग्रेड है, आपने मतलब फ्रॉम यूपीएससी बैकग्राउंड कैसे ट्रैक किया और कैसे प्रिपेयर किया फिर आपने इस एग्जाम के लिए? Sir, actually, the first time when I attempted SEBI Grade A, I attempted it in 2018. The notification of 2018 and the syllabus was completely different from what it is now.
It was the syllabus was composed of all the regulations and acts and regulations of SEBI that it had published. So मेरे को वो पहला तो दिख गया था, एक वो है, और दूसरा था कि आई स्टार्टेड वर्किंग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. तो यहाँ पे जो हमारी ट्रेनिंग होती है, तो वी आर टॉट इकोनॉमिक्स, वी आर टॉट कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, वी आर टॉट फाइनेंस मैनेजमेंट, एवरीथिंग. सो आई वाज accustomed to the subject. I was but except costing and economics, more or less मेरे को सारे सब्जेक्ट्स आते ही थे. सर मेरा एक और क्वेश्चन है कि फाउंडेशन प्रिपरेशन कितनी इंपॉर्टेंट है बिफोर गोइंग फॉर द मल्टीपल एग्जाम्स. तो जनरली हम स्टार्टिंग से कई बार मल्टीपल एग्जाम टारगेट करना शुरू करते हैं. जी 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 जी. और कई बार हम सोचते हैं कि एक बार बेस बन जाए जी. तो फिर मल्टीपल एग्जाम टारगेट करते हैं. जी. तो आपका क्या ओपिनियन इस पर्टिकुलर पॉइंट के रिगार्डिंग? सर देखिए, मतलब मेरा तो एक्सपीरियंस यही रहा है सर कि बेस एज सच हम बनाने तो नहीं गए थे, बिकॉज द फर्स्ट एग्जाम दैट आई टारगेटेड वाज सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन. सो ऑब्वियसली वहाँ से जब फेलियर मिलता है तो आप किसी भी एग्जाम का अगर प्रिपेयर करते हो तो बेस तो आपका बन ही जाएगा, क्योंकि मोरलेस सारे एग्जाम्स आपके मोरलेस एक ही बेसिक जो भी करंट अफेयर्स चल रहा है सभी तो कंपोज है, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, इन्हीं सब चीज़ों से तो कंपोज करता है. तो बेस तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो तो बन ही जाएगा. बाद में जब फेलियर मिलता है, नहीं होता है, तब आप सोचते हो कि मल्टीपल एग्जाम्स आई शुड टारगेट. तो शुरू में तो सर ऐसे ही रहता है ना कि आई बी ट्राइंग फॉर दिस सिंगल एग्जाम. तो सर बेस तो नहीं चाहते हुए बन जाता है. फिर बाद में इफ यू आर टारगेटिंग मल्टीपल एग्जाम्स तो अलग आपको फील्ड में तो उतरना पड़ता है. जी सर. सही क्वेश्चन मेरा भी है. सर. मेरा ये जैसे अभी अंकित सर ने बोला कि आपने कुछ 5 साल पहले फ्यूचर मिट्स लिखी थी अपने लिए. जी. कोई ऐसा टारगेट लिखा था कि जो अब आपको दिखा कि सेबी तो आप ऑफिसर तो आप बन गए हो, कि कोई वो मेल आपको अभी याद हो कि अच्छे वो इनफैक्ट मींस रिजेक्शन की थी. सर वो टारगेट्स नहीं थे, वो एक्चुअली दोज मेल्स वेयर हाउ आई फेल्ट एट दैट टाइम, बट हाउ आई वाज फीलिंग एट दैट टाइम. जो भी अंदर से फीलिंग आ रहा था तो आई जस्ट रोट कि आज ये हुआ, तो आई वाज फीलिंग लाइक दिस, आई वाज फीलिंग लाइक दैट. इट वाज ऑल इमोशनल केस जस्ट फॉर माय फ्यूचर. Question: What is the meaning of your names? अव्यय, एक्चुअली इट्स अजोड़ व्यय. अव्यय इज इट्स व्हेन यू डू द संधि विच्छेद इट विल बी अजोड़ व्यय. व्यय मीन्स खर्च करना एंड इज जो खर्च न कर पाए. तो Quite. मम्मी पापा ने बड़ा सोच के रखा. ये हमारे नाना जी का था सर. नाना जी. संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे. So, being a working student, Sir. how you manage your time after office? That too after a hectic job of SBI. सर मेरा टारगेट ओरिएंटेड रहता था. तो हमने प्लान जो बनाया था सर वो सिंपल था कि वो एक 4 महीने का प्लान था. एक हमने यानी आप नहीं मैंने हमने बोला बिकॉज ही इज फ्रॉम बिहार, तो हम बोलते हैं. वो जो प्लान था सर वो 4 महीने का था, एंड देन इट वाज मंथली एंड देन वीकली एंड देन डेली टारगेट्स रहते थे मेरे. तो सर मेरा ऐसा टाइम मैनेजमेंट का नहीं था. मेरा था कि घर अगर हम आए हैं तो आई विल कंप्लीट दैट टारगेट एंड ओनली देन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दैट टारगेट आई विल गो टू स्लीप. एंड सेकेंड मॉर्निंग आई विल जस्ट रिवाइज दोज व्हाटएवर आई हैव कंप्लीटेड लास्ट टेस्ट. many congratulations. थैंक यू. हाय एवरीवन, आज की सेबी ग्रेड ए 2024 इंटरव्यू सक्सेस स्टोरी में हमारे साथ हैं अव्या सुधाकर. इन्होंने रिसेंटली सेबी ग्रेड ए 2024 एग्ज़ाम क्रैक किया है. बहुत अच्छी जर्नी है इनकी, आपको मज़ा आएगा सुनकर. तो थोड़ा सा मैं इनके बारे में ब्रीफ में बता देता हूँ. अव्या बिहार में रोहतास डिस्ट्रिक्ट से हैं. एक इंजीनियर हैं बीआईटी मिश्रा से, 2016 पास आउट. इन्होंने यूपीएससी के 3 या 4 अटेम्प्ट दिए हैं. काफ़ी साल लगाए हैं यूपीएससी में. एसबीआई में काम किया है इन्होंने एज अ क्रेडिट एनालिस्ट एंड ट्रेजरी प्रोफेशनल. और सेबी का भी इनका 3rd या 4th अटेम्प्ट था. 4th attempt. और इन्होंने 4th अटेम्प्ट में ये एग्ज़ाम क्लियर किया है. So Avya, first of all, a warm welcome, and I hope that your such story that we are going to discuss today inspire many aspirants in the coming years. थैंक यू सो मच सर. तो अव्या, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये है, क्योंकि हम अभी अव्या से बात कर रहे थे, यार आपने यूपीएससी की 4 साल तैयारी की है. जी सर. एक बहुत अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज से आप हो. जी जी. तो जब यूपीएससी नहीं निकल रहा था, क्योंकि जब हम स्टार्ट करते हैं ना हमारे मन में ये होता है कि फर्स्ट या सेकेंड अटेम्प्ट में निकल जाएंगे. आईएएस आईपीएस की एक फीलिंग आ रही होती है. एब्सोल्युटली सर. तो जब यूपीएससी नहीं निकल रहा था तो अंदर क्या फीलिंग चल रही थी, कैसा महसूस होता था आपको? Sir, every time the result came and it was always negative. So I used to feel lost. I felt dejected.
I felt there is no light in this in the end of this tunnel. और सामने कुछ दिखता नहीं है सर. एक बार फेलियर आता है, 2 बार फेलियर आता है, 3 बार फेलियर आता है, बार बार जब फेलियर आता है देन यू आर बॉग डाउन बाय योर ओन फेलियर्स. एंड उसके बाद फिर खुद को संभाल पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. एंड सिविल सर्विसेज का सर ऐसा रहा है कि एवरी टाइम आई यूज्ड टू गिव विद द सेम एंथुजियाज्म, बट फाइनली नहीं होता है तो दैट enthusiasm is also lost. That actually the enthusiasm for towards life is also lost, because that whole feeling, that gloomy feeling, it simply encapsulates you, and it's very difficult to get out of that zone. So तो जब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, आपको 4 साल हो गए थे, बाय दैट टाइम आपके बहुत सारे फ्रेंड्स जो प्राइवेट सेक्टर में गए होंगे, खासकर आईटी में एक बूम था उस टाइम पे, तो उनकी सैलरीज काफ़ी अच्छी होंगी, काफ़ी लोग यूएस में भी सेटल होंगे, तो उनको देखकर ये फीलिंग आती होगी यार कि मैं क्या झक मार रहा हूँ लाइफ में, लोग कहाँ पहुँच गए हैं और साला मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ जिसका ये भी नहीं पता कि अब अगले साल भी होगा या नहीं. तो उस फीलिंग को आप कैसे फाइट करते थे? सर फीलिंग तो आती थी, बिकॉज आई वॉज प्लेस्ड during my college placement, but I did not join the company. I was placed in Accenture, but I took the decision not to join the company and start my civil services preparation in 2016 itself, the moment I graduated. So looking at the first attempt was relatively easy because the enthusiasm was very high. But after repeated failures and looking at my peers, their lives, the life they were living, and the independent lives, and just they were enjoying their lives. And apart from the financial we can say जो पैसे थे सर उनके पास, their earning capacity was very high, and I was sitting at the bottom. And सर देख के तो जलन भी होता था. फिर अपने डिसीजंस पे आई यूज्ड टू लुक बैक एट माय डिसीजन एंड गुस्सा आता था सर. खुद को कोसते थे कि मतलब why did I take this decision to appear for civil services? I could have simply worked in Accenture for 2-3 years and done MBA from a very good college, and then I could have also moved out, because the opportunities are very ripe. Even then also, so गुस्सा आता था, खुद को बहुत कोसते थे. और कभी कभार तो ऐसा भी लगता था कि मतलब sometimes I did become suicidal. मतलब आई यूज टू थिंक अबाउट दैट कि यार ख़त्म करो, बिकॉज वो एक बार जब फेलियर आता है, बार बार जब फेलियर आता है ना, तो वो फिर अंदर से वो फीलिंग ही ख़त्म हो जाता है. वो पूरा ग्लूम, एकदम अंधेरा लगता है, सामने क्या है नहीं है. बट ठीक है सर. मैं अपने स्टूडेंट्स को ये बोलना चाहूँगा कि हम सबकी लाइफ में ना बुरा टाइम आता है और हम तब बहुत गंदा गंदा सोच लेते हैं. अब वे आपके सामने एक ब्राइट एग्जाम्पल है, एक लिविंग एग्जाम्पल है कि कैसे बुरे टाइम को टाइट कर कर आप एक बहुत अच्छे टाइम में जा सकते हैं. और आज की डेट में अगर आप अव्वय से बात करेंगे तो ये दोबारा भी सिविल सर्विसेज देने के लिए तैयार है, क्योंकि लाइफ में एक कॉन्फिडेंस आ गया है. राइट अव्वय? एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने मुझे बताया कि बीच में आपके पापा की भी रिटायरमेंट हुई जब आप यूपीएससी का पेपर दे रहे थे. जी जी जी. तो मुझे ना काफ़ी लोग बोलते हैं कि यार घर में रिटायरमेंट हो गई फादर की, या बहन की शादी भी थी, तो ये फादर रिटायर्ड फ्रॉम अ वेरी गुड जॉब, पेंशन वेंशन भी आती होगी. जी जी. तो उस टाइम जो प्रेशर होता है जी कि पापा रिटायर हो रहे हैं, मतलब वो आई होप फाइनेंशियल तो नहीं होता होगा, क्योंकि ठीक है एक अर्निंग कम हो जाएगी लेकिन पेंशन है, सेविंग्स हैं, तो क्या वो साइकोलॉजिकल प्रेशर ज़्यादा होता है या कोई और चीज़ होती है? Sir, actually, I come from a very good background. My father retired as a senior manager from Bank of India, and my mother is still working as a teacher in Kendriya Vidyalaya, and she is due to retire this March. So my background, I was financially very strong, and the support that my parents have given me, they have provided me every opportunity. So there was no financial burden, but the psychological burden that overpowered me, because once I saw that my father is retiring, and it's been more than 2 years since I graduated, and I was dependent on him for even for food, because I was not earning. So that that psychological burden that took over me, and then I decided that I should look for another way. I should look a way out of this whole cycle and chakravyu of UPSC.
आई थिंक एक सोसाइटी का प्रेशर भी होता है। Yeah. पापा से भी लोग पूछते हैं बेटा क्या कर रहा है, Exactly. पीआईटी मिश्रा से पास आउट है, जी 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 तो कहना मुश्किल हो जाता है। सर मुश्किल हो जाता है, पिताजी गांव में पूछा जाता था उनसे। तो आपकी पापा ने कभी ये फीलिंग जाहिर की कि बेटा मतलब हमें भी लग रहा है कि अब तुम कुछ कर लो, या दे वर ऑलवेज सपोर्टिव कि नहीं यार जो करना है हम आपके साथ हैं, आप लगे रहो? सर पेरेंट्स सपोर्टिव तो हमेशा रहते हैं, बट यू कैन गॉज दैट फीलिंग व्हाट दे आर फीलिंग अंदर ही अंदर। मतलब आप उनको देख के आप समझ जाओगे कि दे आर ऑल्सो वरीड फॉर यू। वो सामने आपको जाहिर नहीं करने वाले हैं अपने इमोशंस से, बिकॉज दे नो कि उन्हें स्ट्रांग रहना है तभी, बिकॉज ऑब्वियसली दे आर आवर पिलर्स। तो वो जाहिर नहीं करेंगे, बट इनसाइड अंदर ही अंदर हमें भी लगने लगा था सर कि वो दे आर वरीड फॉर मी। यूपीएससी के साइकिल से फिर अब कैसे बाहर आए, क्योंकि ये एक चक्रव्यूह है। जी सर। हम यहाँ पे सोचते हैं अपने आप को, और बिल्कुल मतलब जब 4 अटेम्प्ट में नहीं होता है तो एकदम ज़मीन भी हमें नसीब नहीं होती जी शायद। जी तो इस चक्रव्यूह से कैसे बाहर आए, वो हौसला कैसे किया कि यार अब 4 साल की मेहनत मेरी मिट्टी में मिल जाएगी एंड आई हैव टू स्टार्ट लुकिंग फॉर समथिंग एल्स? तो वो एक संक कॉस्ट फॉलिसी होती है ना, उससे जी, आप जी, बाहर जी। कैसे आए? सर एक्चुअली हमने मेंस दे रखा था यूपीएससी में। प्रीलिम्स मेरा हर दफ़ा हुआ था, लेकिन मेंस में हम मेंस का कट ऑफ नहीं क्लियर हो रहा था। तो जब मेंस दिया ना सर, तो उस समय मेरे को रियलाइज़ हो गया कि मेंस हमारा जो है पिछले टाइम गया था वैसा ही गया हुआ है। सो आई वॉज नॉट दैट मच कॉन्फिडेंट दैट आई वुड गेट सेलेक्टेड इन मेंस। सो SBI PO notification came, and I knew that within 6 months I'll be getting the joining. I appeared for that exam, and luckily I got through. In my very first attempt I got through, and I got selected as a probationary officer in State Bank of India. So I had not thought out of anything ki I would be letting go of civil services preparation in this manner. It just happened out to be like that. मतलब एक अंदर कहीं फ्रस्ट्रेशन भी थी यार, इससे बाहर निकलना है? फ्रस्ट्रेशन था सर, फ्रस्ट्रेशन था, काफ़ी डिजेक्शन था। और फिर लग रहा था कि नहीं, माँ बापू जी हैं तो उनको भी कुछ ना कुछ तो जो भी उनका रिक्वायरमेंट्स रहता है। और दे गॉट ओल्ड सर। सेल्फ रिस्पेक्ट भी चाहिए एक लाइफ में कि कुछ कर रहे हैं हम इतना पढ़ लिख कर। एब्सोल्युटली सर। इतना पढ़ लिखने के बाद, एंड that too from a very Good good college. college and very good school also. So एक सेल्फ रेस्पेक्ट तो भी तो 2016 के बाद आपने जब पास आउट किया, 2020 में जाके आपने SBI ज्वाइन किया। जी सर। बीच में आपने कोई पेपर दिया रेगुलेटरी बॉडी का जब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे? जी जी सर, जब हम यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे तो ड्यूरिंग माई सेकेंड अटेम्प्ट इन 2018 एक्चुअली व्हेन आई हैड गिवन मेंस, द सेबी नोटिफिकेशन केम। एट दैट टाइम द सिलेबस वाज completely different. So as I was done with my mains examination, I applied for this SEBI examination in 2018 itself. And luckily I got through, and Mains. I got through mains, and I had the opportunity to appear in interview. I gave that interview in March or Feb 2019. But finally I was not selected because the marks in mains were not great. So, and this was about SEBI during my second attempt. Then again the cycle of UPSC continued, because earlier also I had thought that I'll give 3 attempts, and even if I'm failing in every attempt, if I'm failing in particular section like mains or prelims, then only 3 attempts I'll give, and then I'll look for another way out. तो आपने जब 2018 में सेबी का एग्ज़ाम दिया Sir. और वो भी नहीं क्लियर हुआ, क्योंकि एक होप होती है कि यार मैं जी। तो यूपीएससी वाला हूँ, ये तो निकाल ही लूँगा, जी सर। तो कैसा फील हुआ? मतलब वाज दैट द लोएस्ट पॉइंट इन योर लाइफ कि यार अब सेबी भी नहीं क्लियर हुआ मेरे से? Sir, I would not say that was the lowest point in my life. Sir, I gave RBI Grade B in 2019. I appeared for that examination, and I got through, and I gave interview in March 2020. Sir, after coming, by that time I had joined SBI. I joined SBI in Jan 2020, and I gave the RBI Grade B interview in March 2020. So I had joined SBI keeping in mind that RBI का इंटरव्यू तो है, तब तक ज्वाइन कर लेते हैं, रिजल्ट आएगा, हो ही जाएगा, निकल लेंगे अपन. But when the result came, it was a shocker to me. Not exactly a shocker, because my interview went very devastating, and I was devastated to the core कि I could not even explain simple things.
In RBI interview. in RBI's interview, sir. So the final marks, when the final marks came, I was given 6 marks. 6 out of 50. Yeah, 6 out of 50. At that time, sir, the interview was of 50 marks. So that was the lowest point in my So life. you sir. accept that आपका इंटरव्यू गंदा हुआ था इसलिए आपको गंदे मार्क्स मिले. बिल्कुल सर, बिल्कुल. मेरा बिकॉज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर बायस्ड हैं, वर्किंग को नहीं लेते हैं, फ्रेशर को नहीं लेते हैं, इसलिए कम मार्क्स देते हैं. यू एक्सेप्ट कि आपका इंटरव्यू बहुत गंदा हुआ था. जी सर, they simply asked me about the concepts of Basel norms and capital charge, and I could not tell simple things. And when I lost all the confidence, I could not even answer the simple basic HR questions. So the interview was very devastating for me, because when I came out of that room, I had tears in my eyes कि what have I done, मतलब क्यों ऐसे हो गया. You also mentioned to me that while you were giving all these exams, इतना failure देखा कि you used to even write an email to yourself, Sir, है ना, in which you would write about some societal tendencies and all. So if you're comfortable, you can share that. What was the feeling and what was the purpose of that mail writing to yourself? sir, actually, I came. I simply I came through one website where you can write an email to yourself, to your future self. So that email gets delivered to you after 5 years or the date which you choose. So after this RBI exam, when the result came, that was the lowest point in my life. So I wrote an email to myself that I want to die. And that email was to be delivered after 5 years. And that email got delivered to me in 2025. So After you got selected. yeah, after I got selected, that got delivered to me last week itself. So that's how I remember, and I told you, sir, this was the lowest point in my life, and I wrote such and such उस kind टाइम of क्या email. फीलिंग होती है जब हम ऐसा कुछ सोच रहे होते हैं, ऐसा कुछ लिख रहे होते हैं? मतलब क्या आपके दिमाग में नहीं आता था कि यार मेरे पेरेंट्स भी हैं, या और मैं बहुत कुछ लाइफ में कर सकता हूँ, टैलेंटेड तो हूँ ही, ऐसा नहीं दिमाग में होता था? या एकदम बस ब्रेन वॉश हो जाता है यार कि कुछ नहीं हुआ लाइफ सर, में? यू आर कम्प्लीटली ब्लैंक. वंस बार बार जब फेलियर्स आते हैं ना सर, तो यू गेटिंग आउट ऑफ दैट जोन, एक्चुअली यू आर डम स्ट्रक, यू आर कम्प्लीटली ब्लैंक, यू आर नम्ब. कुछ दिमाग में चलता नहीं है. वो लॉजिकली आप सोचना बंद कर देते हैं सर. फिर वो इमोशंस इतना ज़्यादा ओवर पावर कर देते हैं ना खुद को, कि दिमाग में ऐसा रहता है यार इस झंझट से बस निकल जाओ. सो उसमें फिर थोड़े निहाइलिस्टिक टेंडेंसीज भी इंसान शो करने लगता है. सो दैट वाज क्वाइट डिप्रेसिव. दैट फेज इज़ क्वाइट डिप्रेसिव. अब आपने जब वो मेल रिसीव किया जी सर. तो आपके दिमाग में, मतलब ऑन अ हिलेरियस नोट, अगर मैं खुद को सोचूं कि मैंने वो मेल लिखा होगा, जी. तो क्या ये क्वेश्चन नहीं दिमाग में आया था कि यार मैं क्या फुद्दू बंदा था यार, ये मेल लिख रहा था, मतलब आई हैव सो मच टैलेंट इनसाइड मी, मैं अब कुछ भी कर सकता हूँ? तो अब ऐसा फील होता है कि यार क्या ही कर रहा था मैं उस टाइम? एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली. मतलब आई वाज क्वाइट डिसहार्टेंड कि यार ये हमने लिखा क्यों. मतलब ये उस वक्त हमारे दिमाग में चल रहा था. आई वाज डिसहार्टेंड कि यार ये नहीं होना चाहिए था. बट लेकिन लुकिंग बैक एट माई जर्नी, मुझे अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा लगा कि मतलब दैट वाज अ पॉइंट एट दैट टाइम. आई वाज कम्प्लीटली आउट ऑफ लाइफ एंड ऑल दैट. बट टुडे आई एम हैप्पी, आई एम रिलीव्ड, मोर और लेस आई एम रिलीव्ड. तो अच्छा ज़्यादा लगा सर. अब अच्छा लग रहा है. हाँ. स्ट्रगल, पास्ट स्ट्रगल हमेशा अच्छी लगती है. जी. यू देन गेट मोटिवेशन आउट ऑफ दैट कि मैं Exactly, कोई कुछ भी exactly. झेल सकता हूँ. एग्जैक्टली सर. और जब आप एसबीआई में काम कर रहे थे, आपने 2020 से लेकर 2024 तक काम किया है, अभी भी शायद अभी रिजाइन कर दिया आपने? सर कल ही रिलीव हुआ हूँ. कल ही रिलीव हुए हो? जी सर. तो तब को भी फीलिंग आई कि यार चलो जॉब तो है, बट दिस इज नॉट वेयर आई वाज इंटेंडेड टू गो, दिस इज नॉट वेयर डू आई बिलोंग टू, क्योंकि मेरे में बहुत टैलेंट है या मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ? सर ये तो फीलिंग पहले दिन से ही आई थी. नॉट बिकॉज मेरे में बहुत टैलेंट है, बट जस्ट बिकॉज कि आफ्टर ग्रेजुएशन हम जो सोच के गए थे, डेट वाज यूपीएससी सिविल सर्विसेज. सो फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम यूपीएससी सिविल सर्विसेज व्हेन यू गो डाउन टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सो इट्स नॉट अ बैड जॉब, बट योर मेंटालिटी इज़ वेरी डिफरेंट. मतलब you don't want to do this job. I didn't want to join, sir. So hesitatingly I joined. So even during my working in State Bank of India, there were many instances, just like customer से लड़ाई हो गई, bosses ने कुछ बोल दिया, हमने bosses को कुछ बोल दिया. तो उस वक्त लगता था यार कि I'm not meant to be here. This place is not for me.
I need to buckle up and start with basic materials, basic course, and just get out of this zone, this procrastination zone. तो शायद मोटिवेशन भी मिलती होगी कि कुछ तो करना है, यहाँ से निकलना है. एब्सोल्युटली सर, वो मिलता था, मोटिवेशन भी मिलता था. कई दफ़ा तो ऐसा भी हुआ है कि हमें रोना भी आ गया था इवन इन ब्रांच. हालांकि सबके सामने नहीं रोते थे, पीछे जाकर हाँ रोते थे कि लगता था यार कहाँ फंस गए हैं, किधर ही आ गए हैं. क्योंकि बट बिकॉज द वर्किंग स्टाइल इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट. मतलब आप सोच के नहीं जाते हो कि ऐसा वर्किंग स्टाइल रहता है. तो काफ़ी अलग ही एक्सपीरियंस था सर. तो फिर उसके बाद फिर घर जाके फिर सोचना कि कर फिर घर जाके ऐसा रहता था कि दिमाग में ये चलता था कि नाउ व्हाट, यहाँ से क्या, यहाँ से मेरे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आगे हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, करना है तो कैसे करना है. घर में यही चलता था. तो कभी जॉब क्विट करने की नहीं सोची आपने? सर एवरी क्योंकि अदर फाइनेंशियली बैकग्राउंड तो अच्छा था कि यार एक बार 2 साल जॉब कर लिया, अब एक बार दोबारा यूपीएससी देता हूँ जॉब क्विट करके, कि लगता था कि नहीं यार लेट मी ट्राई विद इन माई लिमिट्स और जॉब के साथ ही मैं करूँगा. सर सोचते ज़रूर थे. घर में डिस्कस नहीं करते थे ऐसा, लेकिन घर में जैसे बात होता था माई पेरेंट्स वेर हैप्पी विद मी. मतलब दे वर सेटिस्फाइड कि आई एम केपेबल एनफ एंड आई एम अर्निंग ऑल बाय माई सेल्फ. तो माई मदर यूज टू से कि यार तुम अपने पैर पे खड़े हो, बहुत है, हाँ, हमें this ज़्यादा is all, नहीं चाहिए, this is all, हाँ, तुम खुश रहो बस. बस नहीं, उन्हें नहीं पता ना कि हम खुश नहीं हाँ, हैं. हाँ. अंदर ही अंदर तो आई वॉज नॉट हैप्पी ना. हाँ. बट लुकिंग एट एवरीथिंग शी यूज्ड टू थिंक कि यार ठीक है यार, अच्छी तो लाइफ चल रही है इसकी. तो वो सोच के फिर आई कुड नॉट क्विट. ऑफिस में पता था बॉस वगैरह को कि आप पढ़ रहे हो, तैयारी तैयारी कर रहे हो? मतलब ये सर यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा एविडेंट हो गया आफ्टर कमिंग टू ग्लोबल मार्केट्स इन ट्रेजरी ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. यहाँ पे हमें पोस्टिंग मिली थी बैक ऑफिस में. आई वर्कड इन बॉन्ड्स एंड मनी मार्केट डिपार्टमेंट, एंड देन राइट नाउ टिल यस्टरडे आई वाज पोस्टेड इन इक्विटी एंड प्राइवेट इक्विटी डेस्क. सो यहाँ पे आने के बाद थोड़ा ज़्यादा एविडेंट हो गया कि बिकॉज हियर आई यूज टू गेट सम टाइम एंड आई यूज टू लुक all the material in my desktop. So and obviously I got many NOCs signed by my DGM. So everybody knew that I was preparing to go how I was just preparing to go out of this organization. So it was evident, sir. एविडेंट, बट nobody pressurized you कि काम करो ये No, करो. sir. It was like okay. Sir, I was fortunate enough that I got very good colleagues here, and the experience in global markets has been quite opposite to what I have experienced in branches. So it was a very good corporate culture, sir, and the people also were very nice, and even the controller DGM sir, he was supportive of me. बहुत सारे लोग ना जॉब करते हुए ये सोचते हैं, मतलब आपने तो चलो कंटिन्यू कि हम छोड़ देते हैं बिकॉज उन्होंने इतनी स्ट्रगल नहीं देखी होती है शायद जॉब लेने के लिए जैसे जी. आपने देखी है. तो उनका लेकिन मोटिव ये होता है कि जॉब छोड़ के ना बहुत टाइम मिल जाएगा, आराम से तैयारी करेंगे. अनफॉर्चुनेटली वैसे वो हो नहीं पाती है क्योंकि आप उतने ढीले हो जाते हो. बट मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या जॉब में रहने का फायदा इंटरव्यू में होता है, बिकॉज यू हैव सम वेरी पर्टिकुलर थिंग टू टॉक अबाउट विच यू नो Sir. एंड यू कैन इम्प्रेस देम. तो आपको ऐसा कुछ फायदा हुआ इंटरव्यू में, क्योंकि आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है बॉन्ड्स, जी. इक्विटी, मनी मार्केट्स, क्या लगता है कि उससे, हालांकि शायद 1-2 नंबर का ही फर्क पड़ा होगा जी, इंटरव्यू में, बट जी. के फायदा हुआ, मेरा इंटरव्यू अच्छा गया? हाँ सर, जैसे द मोमेंट आई एंटर्ड माई रूम, द इंटरव्यू रूम, आई वॉज बॉम्बार्डेड विथ क्वेश्चन रिलेटेड टू बॉन्ड मार्केट, मनी मार्केट. आई वॉज नीदर आस्क्ड एनी क्वेश्चन ऑन माई बैकग्राउंड, वाई से भी नथिंग लाइक वो दैट. दिख ही रहा है कि बंदा बॉन्ड मार्केट में बस काम कर रहा है. नथिंग लाइक दैट. हाँ. द फर्स्ट क्वेश्चन दैट दे आस्क्ड वाज व्हाट इज टेपर टैंट्रम. तो हैव यू हर्ड अबाउट इट? फिर क्वांटिटेटिव ईजिंग, and then they simply started asking about yield curve inversion and all that, convexity, because I had done a course of CTP from IIBF, and I had mentioned that there. So they were going completely basic in whole bond and money markets. So I was prepared for that. Ki I have the background which I have, so I was quite well prepared for that, and that absolutely gave me an edge, sir. कभी बर्नआउट फील हुआ आपको? आप प्रिपरेशन कैसे करते थे पहले? तो मतलब
एज यू टोल्ड मी यार कि आप मतलब 9 बजे निकलते थे, 10:30 पहुंचते थे, शाम को 7 बजे निकलते थे, 8:30 पहुंचते थे, पढ़ते कब थे? Sir, I was posted in Mumbai. हाँ. So commuting in Mumbai is a very hard task. 3-4 घंटे तो कम्यूटिंग में गए। डेली सर, डेली कम्यूटिंग, और यहाँ पे तो 5 days है नहीं, तो कभी कभार 6 दिन तक कम्यूट करना पड़ता था। एंड देन आफ्टर कमिंग यू आर एग्जॉस्टेड, और जो वीकेंड्स होते हैं ना, यू वांट दोज 2 days फॉर योर सेल्फ, जस्ट टू रिकवर फ्रॉम दैट एग्जॉशन। सो ठीक है, सोचा कि चलो यार इसी है तो है, ये तो करना ही है, तो उसमें अपॉर्चुनिटी खोजने लगे। तो सर मेरा ये रहता था कि हमने प्लान बना लिया था, जब सेबी का नोटिफिकेशन आया इस दफ़ा, तो हमने प्लान बना लिया कि ये जो 4 महीने हैं उसके बाद है, तो प्रीलिम्स जो फेज़ 1 है उसके पहले ही हमें पूरे पेपर 2 के सारे सिलेबस कंप्लीट कर देना है। तो अब उसको फिर माइक्रो प्लान्स भी बनाया, पूरे 4 महीने का बनाया, फिर मंथली प्लान बनाया, फिर वीकली प्लान बनाया एंड डेली प्लान बनाया। ये मेरा प्लानर रहता था। एंड डेली आई यूज्ड टू अलॉट सम टारगेट्स कि आज ये करना है तो करना है। तो आप मतलब टारगेट बेस्ड स्टडी करते थे या टाइम बेस्ड, कि मुझे 12 बजे तक पढ़ना है, या एक टारगेट है आज ये 2 चैप्टर करने हैं, चाहे 12 बजे चाहे 3 बजे? Target based study, sir. I did not used to see the watch at what time I am going to sleep, at what, obviously I'll have to wake up at 8 or 7 just to get to my office, but I did not see the time at which I used to go to sleep. टारगेट है तो टारगेट बस, है, बस, नो बस। नेक्स्ट टाइम, अभी करना है। हाँ, अभी करना है। एंड नेक्स्ट डे जो पिछले दिन किया है, तो ड्यूरिंग कम्यूट आई यूज्ड टू गेट टाइम, उसको रिवाइज करना है या उसके MCQ सॉल्व तो करना है। यार 4 महीने ऐसा शेड्यूल फॉलो करना, जी मतलब मेंटली फिजिकली बर्नआउट नहीं फील होता था? सर, होता बर्नआउट, यू गेट बर्न डाउन, लेकिन ऑप्शन नहीं था, बिकॉज इट वॉज माई लास्ट अटेम्प्ट। तो अभी नाउ व्हेन आई लुक बैक एट माई जर्नी, आई रियलाइज दिस कि ये 100% एफर्ट होता क्या है। क्या होता है 100% एफर्ट? सर मतलब 100%, कैन यू जस्ट लिव इट और कैन यू जस्ट एक्सप्लेन इट आल्सो? sir, you can just live it. I may try to explain it, sir, but you won't be able to feel it. You'll have to live it to just because those 4 months of struggle and all that, of studying and giving 100% every day, sir, I enjoyed those 4 months. बर्नआउट होता था, लेकिन अंदर से काफ़ी अच्छा लगता था कि गोल को देख के थकान बस मिट बस जाती। बस, हाँ। बट वो 100% एफर्ट, मतलब अंदर फीलिंग क्या होती है? हम सुबह उठते हैं यार, बॉडी पेन कर रही है, फिर वो बॉस का मैसेज आया हुआ है, जी, पता है जी। ऑफिस जाके ये करना है, तो वो अंदर सुबह उठ के मतलब फिर कैसे अपने आप को रिचार्ज करते थे कि नहीं मेन गोल तो ये है? अंदर क्या एक दिमाग में कहानी चलती थी? सर सुबह उठते थे तो सामने मेरा वाइट बोर्ड लगा रहता था, और उसमें लिखा रहता है कि आज के टारगेट ये है, और कल का टारगेट जो हमने किया है। सुबह उठते उठते कल जो हमने पढ़ा था वो देखते थे। मेरे दिमाग में सबसे पहले आता था ये आज अभी ऑफिस जाने के पहले इसका या तो MCQ सॉल्व करना है, नहीं तो उसको फिर से रिवाइज करना है। तो वो देख कर ही आता था कि भाई बस थोड़ा वक्त और दे दो, पुश योरसेल्फ। मतलब द लाइफ दैट वाज देयर ऑन Yeah. द अदर साइड दैट Yeah. मोटिवेटेड यू के यार करना ही करना है। एग्जैक्टली सर। वेरी इंस्पायरिंग अभ्या, मतलब मैं ही मोटिवेट हो रहा हूँ तो स्टूडेंट्स तो बहुत मोटिवेट होंगे इसको सुनकर। थैंक यू सर। हम थोड़ा सा आपकी अब एग्जाम स्ट्रैटेजी के ऊपर बात कर जी लेते सर। हैं। तो आपका मेन सोर्स क्या था, या क्या मेन सोर्सेज थे? एडुटैब था या नहीं, और एडुटैब के अलावा जो भी थे, यू कैन टेल वेरी ऑनेस्टली है आपकी प्रिपरेशन में। Sir, the only source which I picked up was EduTab. I subscribed to SEBI Grade A course of EduTab, and I completely relied on that. Apart from that, there were many other secondary sources also, but it was for a specific purpose. Like I relied on ICI booklets, but I used to read those booklets only for the MCQs given at back of those chapters, because I have seen that directly questions used to come in the exam from the ICI booklets. Sir, apart from that, there was also one platform which I had subscribed for giving MCQs. व्हाट वाज द नेम? Exam Kida, sir. Exam Kida. Yeah. So that platform has a very good collection of questions, and I subscribed the course from that platform, and it was very useful for me. So, and so these were the. तो एडुटैब प्राइमरी सोर्स था? EduTab was my primary source. आपने sir. हमारे नोट्स, MCQs, वीडियोस सब देखा आपने? सर वीडियोस का हमारे पास वक्त ही नहीं था, टाइम नहीं था। जी। तो कॉन्सेप्ट नोट्स पढ़ा था,
और जो रिवीजन करना होता था आई यूज टू रिवाइज इट थ्रू MCQs नेक्स्ट डे एंड फिर मॉक्स जो थे वो मॉक्स दे रखा था। हालांकि मॉक्स उतना मतलब एज सच एग्ज़ाम ओरिएंटेड मेरे को लगा नहीं था फ्रैंकली, लेकिन बट स्टिल आई यूज टू गिव दैट। तो उसमें क्या इम्प्रूवमेंट आप सजेस्ट करना चाहेंगे कि मॉक्स में ऐसा होना चाहिए था टू मेक देम मोर एग्जाम ओरिएंटेड? सर मॉक्स जो एडुटैप के रहते हैं दे आर स्ट्रेट वन लाइनर क्वेश्चंस, सो ठीक है, आउट ऑफ 10 2-3 क्वेश्चंस तो वैसे रहेंगे ही रहेंगे, बट They need to be more statement oriented, option statement 1 and 2, oriented, option 2 and 3, like that. statement oriented and really you need to apply brains. It should not be like that you have read about it or you have simply हाँ, उसका आई थिंक ये रीज़न होता है कि आप हमारे ही नोट्स पढ़ के हमारे ही मॉक्स दे रहे हो, तो उसमें बहुत जी। सिमिलरिटी लग रही है। exactly तो sir. हमें मतलब क्वेश्चन ऐसे बनाने चाहिए कि हमारे नोट्स की लैंग्वेज ही उसमें ना हो। जी सर तो उससे एक शायद रियल एग्जाम टाइम जी सर आपने बोला कि आपने 4 महीने में तैयारी की, बट आपका चौथा अटेम्प्ट था। जी। तो पहले अटेम्प्ट्स में आपने मतलब 22 में और 20 में बहुत अच्छे से तैयारी की थी इसकी, या दिस वाज द फर्स्ट सीरियस अटेम्प्ट? सर तैयारी तो हमने की थी अच्छे से, लेकिन लुकिंग बैक नाउ इस तरह से तैयारी नहीं की थी। 100% हाँ, एफर्ट ये 100% तैयारी नहीं की नहीं, थी, वो अभी क्योंकि लगा। उस वक्त ऐसा था कि हाँ ठीक है हो देख जाएगा, नहीं होगा तो ठीक है। नहीं होगा तो जॉब है ही, हाँ। ये वाला अंदर फीलिंग था। ऐसा नहीं था कि हम नहीं पढ़ते थे, हम पढ़ते थे सर, उस वक्त भी हम पढ़ते थे, लेकिन वो अंदर से जो आग रहता है ना कि अंदर से एक रहता है कि नहीं करना है तो करना है, वो वाली फीलिंग नहीं आती थी उस वक्त। तो मतलब 4 महीने की तैयारी में हो गया, लेकिन एक पास्ट नॉलेज आपके काम आई। एब्सोल्युटली सर। तो एक बंदा जो अभी शुरू कर रहा है, जी पहली बार पेपर दे रहा है, जी। आप उसको कितने महीने का टाइम देना चाहेंगे अगर वो वर्किंग है, कि भैया इतने महीने पहले तैयारी शुरू कर ले? सर वर्किंग है तो इट विल टेक यू अराउंड 10 मंथ्स 10 मंथ। हाँ, टू गेट होल्ड ऑफ द कॉन्सेप्ट बिकॉज ऑल द सब्जेक्ट्स आर कंसेप्चुअल in SEBI, all the subjects are conceptual. So to get hold of those concepts you need some time. So if one is working 10 months is more than enough. एक और मिथ है अव्या काफ़ी, या आप बताइए मिथ है या नहीं, कि नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स को बहुत मुश्किल होगा, सीएस तो उड़ा देंगे उनको, सीएस से compete नहीं कर पाएंगे। मुझे भी ये लगता है कि यार इतने सारे इंजीनियर्स या फिर नॉन कॉमर्स वाले बच्चे कैसे compete कर पाते हैं सीएस से? क्या सीएस के पास कोई एज है? अगर है तो क्या हम उसको न्यूट्रलाइज करते हैं जो इंजीनियर्स हैं? मैं भी एक इंजीनियर हूँ, इसलिए आई एम यूजिंग दैट वर्ड, हम जी सर। टू कम्पीट विद देम। मतलब कैसे पॉसिबल होता है यार, एक बंदे ने वो सब्जेक्ट 4 साल पढ़े हैं और हम 4 महीने पढ़कर उसी की फील्ड में हम पीछे छोड़ दें? जी कैसे पॉसिबल होता है ये? सर ये तो हमें भी डाउट हुआ था। हाँ। जब पहली बार हम ये एग्ज़ाम दे रहे थे तो ये हमें भी डाउट हुआ था यार, ये तो कम्प्लीटली बिकॉज व्हेन द पैटर्न चेंज्ड इट गॉट कम्प्लीटली ओरिएंटेड विद दिस CS सिलेबस। सो हमें भी डाउट हुआ था, लेकिन जब हमने एग्ज़ाम दिया तो हमने ये चीज़ देखा कि CA को सिर्फ 2 ही जगह एज मिल रहा था। फर्स्ट वाज कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी एंड देन सेकेंड वाज दिस कॉस्टिंग। बाकी सब जो 4 सब्जेक्ट्स हैं वहाँ पे वी कैन गिव देम फेयर कंपटीशन बिकॉज दे ऑल्सो हैव ओनली अ फेयर बिट आइडिया, दे डोंट नो मच ऑफ इट। फाइनेंस, मैनेजमेंट, Yeah. इकोनॉमिक्स, इट्स अ वेरी ओपन सब्जेक्ट, ओपन सब्जेक्ट। एनीबडी कैन रीड इट एंड अंडरस्टैंड इट। और आई थिंक क्वांट रीजनिंग में तो इंजीनियर्स को एक एज है, सीएस को तो आदत नहीं होती है, और दे हैव नेवर गिवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आल्सो। सर मे बी हाँ। सर क्वांट रीजनिंग फेज 1 का तो मेरा जो प्रिपरेशन था I completely focused on only paper 2. I did not focus on paper 1. I did not even prepare for GA. I completely relied on my knowledge and I told myself that I'll get 30 marks out of 100 by simply relying on quant reasoning and English. Yeah. तो पेपर 2 पे फोकस था आपका। जी सर। पेपर 2 में थोड़ा बताएंगे डिफरेंट सब्जेक्ट्स की कैसे आपने तैयारी की? जैसे कंपनी लॉ में आपका क्या फोकस था? सर डिफरेंट सब्जेक्ट्स में ऐसे रहते थे कि हमने प्रायोरिटी बांध दिया था एज पर माई अंडरस्टैंडिंग, हमारी क्या अंडरस्टैंडिंग रहती है एंड हमें क्या पसंद है, कौन सा सब्जेक्ट पसंद है। सो आई न्यू कि कंपनीज लॉ में सर उसमें 100% आई कैन स्कोर, जितने भी क्वेश्चन आते हैं आई कैन स्कोर, क्योंकि जो उसके ऑप्शन रहते हैं ना काफ़ी ज़्यादा ही डाउटफुल हो जाता है इंसान, क्योंकि उसके ऑप्शंस इतने क्लोज रहते हैं कि यू स्टार्ट डाउटिंग योर चॉइसेस देयर।
सो कंपनी लॉज का हमें पता था, इससे पहले का जो एक्सपीरियंस था वो काम आया हमारा. सो आई प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स फॉर दैट कंपनीज लॉ, एंड एवरी सेकेंड डे आई यूज टू रिवाइज कंपनीज लॉ. दिस वॉज माई स्ट्रैटेजी फॉर कंपनी लॉ. एंड फिर अकाउंट्स में कैसे किया आपने? बहुत एक कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, आपकी डोमेन भी नहीं जी है. जी 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 सर, अकाउंट्स का हमें उतना नहीं समझ में आता था, एंड इवन आई डिड नॉट हैव टाइम टू वॉच द वीडियोज ऑफ एडुटैब टू गेट होल्ड ऑफ अकाउंट्स. सो अकाउंट्स वॉज द ओनली सब्जेक्ट इन विच आई वॉज वीक. सो आई एक्सेप्टेड दैट फैक्ट एंड आई टोल्ड कि ठीक है, एक सब्जेक्ट खराब है, बाकी 5 तो है ना मेरे पास. तो आई न्यू कॉस्टिंग केम नेचुरल टू मी, आई डोंट नो वाई. सो बहुत लॉजिकल सब्जेक्ट या है वेरी लॉजिकल. और बहुत बड़ा नहीं है. Yeah. मतलब आपको मेन कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो यूनिट कॉस्टिंग, बैच Yeah, कॉस्टिंग, yeah. जॉब कॉस्टिंग, वो ऐसे ही बस घुमाते रहते सब हैं. एक ही चीज है एक सर, ही चीज़ है. गोल गोल घूम के एक ही आ रहा है. हाँ. आपको बस कॉस्ट शीट आपको समझ में आ गया, पूरा कॉस्टिंग समझ में पूरा आ गया, कॉस्टिंग समझ में आ गया. उसी से सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं. हाँ. तो कॉस्टिंग इट केम नेचुरल टू मी. आई हैड रेड दिस मैनेजमेंट एंड फाइनेंस फॉर आरबीआई ऑल्सो. फॉर इकोनॉमिक्स आई न्यू दैट इट्स लिटिल बिट टफ. But I knew one thing, that if I give efforts in economics, because it has a very slow, because it has got a very low syllabus. The syllabus is very short. So I knew that if I give some effort in economics, it will pay dividend to me. तो इकोनॉमिक्स में कैसे किया फिर आपने? सर इकोनॉमिक्स में हमने एडुटैब के वीडियोस देखे, कृतिका मैम का. कृतिका मैम जी मैम. द वे शी एक्सप्लेन्ड द इकोनॉमिक्स एंड ऑल द इन्वेस्टमेंट फंक्शन, कंजम्पशन फंक्शन, मल्टीप्लायर, मतलब it was very helpful to me, sir. So I'm very obliged to her, because I watched her videos. Through her videos ओनली यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, Yeah. क्योंकि वो शायद इतना टफ सब्जेक्ट है. जी जी जी. वो बिना वीडियो के समझना मुश्किल Exactly, है. exactly. और अकाउंट्स में भी शायद अगर आप वीडियोस देखते तो आपको समझ आता, I बट did not have time. टाइम नहीं था आपके जी सर, पास, जी क्योंकि सर. अकाउंट्स भी बड़ा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट जी है. सर, जी सर. बाकी यार बहुत सारे लोगों को ना एक ये होता है सर, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या हैं, एवरीबॉडी इज इन अ हरी कि पता नहीं 4 महीने में ही तैयारी करके हमारा सिलेक्शन हो जाए. क्या वो एक पॉसिबल चीज़ है, मतलब कि हम कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कर लें? आपने कैसे किया था? आपने सारा पढ़ा था? जैसे अकाउंट्स में चलो थोड़ा बहुत छोड़ा होगा, बाकी सारा पढ़ा था आपने? सर अपार्ट फ्रॉम अकाउंट्स बाकी सारे सब्जेक्ट के हमने सारे चैप्टर्स करे थे. एक भी, नॉट इवन अ सिंगल टॉपिक आई लेफ्ट, बिकॉज द पैटर्न हैड चेंज दिस ईयर. सो उनके पास 100 क्वेश्चंस थे देने को, एंड दे कुड इजीली कवर एवरी एरिया ऑफ द सिलेबस विद इन दोज 100 क्वेश्चंस. तो वाई शुड वन टेक एनी रिस्क? And sir, my strategy was simple, that even if I'm unable to understand a section of syllabus, so I'll read the basic of that syllabus, so that if the easy questions come in those वो ना छोड़ो. हाँ, वो गलत नहीं होना चाहिए सर. बाकी टफ है तो सबके लिए टफ है, तो अगर हमारा गलत होगा तो किन्हीं और का भी गलत होगा. कंपटीशन मैक्सिमम सर इसी में रहता है कि आप इजी और मीडियम क्वेश्चंस कितनी एक्यूरेसी के साथ आप सॉल्व कर पा रहे हो, क्योंकि हार्ड तो सबके लिए हार्ड रहता है सर. मैं अव्य के मार्क्स भी बताना चाहूँगा. इनके पेपर 2 में अराउंड 82.5 मार्क्स हैं आउट ऑफ 100. सो दैट्स रियली गुड. इट मीन्स कि यार दिखा रहा है कि ही इज़ अ नॉलेजेबल पर्सन विद रिस्पेक्ट टू पेपर 2. न्यूमेरिकल वगैरह आपने कितने किए थे? क्योंकि ये ऐसी डोमेन है कि ख़त्म नहीं होगी. जी जी. तो आपने कैसे मैनेज किया कि एक लिमिटेड एक्सटेंट तक ही मैं जाऊंगा, उसके बाद मैं नहीं जाऊंगा? Sir, numerical I completely relied on concept notes of EduTap. I did not touch any other material. And apart from that, MCQs and mocks that I used to solve, जो भी उसमें न्यूमेरिकल्स आता था सर वही किए थे हम. और न्यूमेरिकल डालने को तो सर बहुत डेप्थ में जाया जा सकता है, बट इट्स नॉट अंडर द डोमेन ऑफ सेबीज. इतना मुश्किल पूछते नहीं. हाँ, उन्हें उतना मुश्किल पूछ के मिलेगा भी नहीं, क्योंकि जॉब भी उन्होंने जर्नलिस्ट के लिए निकाली. एग्जैक्टली. अगर उन्हें उतना मुश्किल पूछना भी पड़ता तो वो सीधे बोलते कि सिर्फ CA CFA वाले हैं. वो करें. हाँ, बाकी हमें एलिजिबल ही नहीं करते वो. आपने कन्वर्सेशन में पहले एक बार बोला कि MCQs आपने किए एडुटैब से, स्मार्ट एग्जाम कीड़ा से. तो MCQs की ओवरऑल आपको क्या इंपॉर्टेंस लगती है? आपने ICAI का भी मेंशन किया था कि मैंने उनकी बुकलेट से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे सारे किए. जी सर. तो MCQs का ओवरऑल क्या इस पूरी गेम में एक रोल है? सर एक्चुअली देखिए, कोई भी आपने चैप्टर पढ़ा
वो चैप्टर पढ़ तो लिया, लेकिन वंस यू सॉल्व MCQs फॉर दैट क्वेश्चन ना, तो द कंसेप्ट गेट सॉलिडिफाइड इन योर ब्रेन. सो MCQ का तो प्राइमरी सेकेंडरी रोल रहता है, बट MCQ का इन फॉर रिविजन, फॉर simply gaining the hold of concept for that subject or for that part of syllabus, MCQ का बहुत कहीं ना बड़ा कहीं रोल है. टाइम मैनेजमेंट भी हमें सिखा देते हैं कि क्वेश्चन पे अटकना नहीं है, मूव ऑन करना है. Exactly. तो आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे टोटल? Sir, 10,000, 5,000, कोई नंबर है आपके दिमाग में? I solved all the mock tests of Edud. Sir, I guess it would be around 10,000. 10,000. Yeah, because I completely relied on MCQs, sir. I did not have any time to watch any videos and all that. I relied on MCQs for my revision also. I relied on MCQs to get hold of the syllabus. So, एक आपने मुझे और भी चीज़ बताई थी कि आपने फेज़ 1 तक अपना सारा सिलेबस पूरा कर लिया था. जी सर. इवन इनफैक्ट फेज पेपर 2 का सारा. जी सर. फिर आपने बाद में रिवीजन ही की होगी काफ़ी. तो रिवीजन का कुछ प्लान था आपके दिमाग में कि इस तरह से मुझे रिवीजन करनी है? सर फेज़ 1 के पहले हमने सारे सिलेबस कंप्लीट हो गया. उसके बाद हमारा प्लान यही था कि फेज़ 1 और फेज़ 2 के बीच आई गेस अराउंड 30 डेज आई वाज टेकिंग इट टू बी अराउंड 30 डेज. तो 30 डेज को हमने ऐसे डिवाइस करा कि आफ्टर जस्ट फेज़ 1 द फर्स्ट रिविजन शुड बी डन इन 10 days, so that I can get some time if I've lost some concept or if I needed to study further for that particular syllabus. So first revision within 10 days, second revision within 7 days, third revision within 5 days. So ये करते करते I guess I revised the whole syllabus for more than 5 times. 5 times? Yeah, around 5 times, sir. तो उससे मतलब आपको एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं मिला होगा कि यार ये तो मैं भूल गया, मैंने पढ़ा था? नहीं, वैसा नहीं मिला कि भूल गया, लेकिन हाँ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ना होने की वजह से शायद आप ना कर पाए हो कुछ क्वेश्चंस. नहीं, हाँ कंसेप्चुअल क्लैरिटी था. और इकोनॉमिक्स में मेरे को याद है कुछ क्वेश्चंस ऐसे आए थे जो कि दे वर कम्प्लीटली आउट ऑफ सिलेबस. इकोनॉमिक्स इज द ओनली सब्जेक्ट जहाँ पे कुछ क्वेश्चंस रहते हैं कि वो आपके सिलेबस में मेंशन नहीं रहते हैं. तो दैट वाज इट. सो आई स्किप्ड इट बिकॉज इट वाज डिफिकल्ट फॉर एवरीवन. बट जो मेरे जनरल सिलेबस है और उसमें जो भी क्वेश्चंस आए हैं, बीट इजी एंड मीडियम, वो हमारा गलत नहीं हुआ सर. सो एडुटैब के अलावा आपने कोई मतलब ये जो ICI का मटेरियल है या एक MCQ सीरीज आपने बोली एग्जाम कीड़ा की, उसके अलावा आपने कोई किताब, कुछ और वीडियोस कहीं से कुछ नहीं पढ़ा आपने? नथिंग एज सच सर. फाइन. लास्ट क्वेश्चन है ये मेरा सर. टाइम मैनेजमेंट आपने कैसे की एग्जाम में? क्योंकि 90 मिनट्स में 100 क्वेश्चंस थे. इट वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कोई आसान क्वेश्चन ना छोड़ दें. जी जी जी. या मतलब वही किसी क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा टाइम ना लगा दें कि जी सर. रिटर्न ही ऐसा लगे कि यार 5 मिनट में एक नंबर लिया भी तो क्या लिया. तो टाइम कैसे, क्या स्ट्रैटेजी थी कि उन 90 मिनट्स में कितने आइट्रेशंस करने हैं? फर्स्ट आइट्रेशन में ये करूँगा, सेकंड आइट्रेशन में ये करूँगा, क्या स्ट्रैटेजी थी? सर ये स्ट्रैटेजी एक्चुअली फ्रॉम द टाइम ऑफ सिविल सर्विसेज ऑल्सो, उसी वक्त से मेरा सिमिलर स्ट्रैटेजी रहा है. आई यूज टू डू 3 इटरेशंस. तो फर्स्ट इटरेशन में रहता था कि फॉर आई यूज टू मार्क दोज क्वेश्चंस फॉर विच आई वाज 100% श्योर. सो इन सेकेंड इटरेशन if I was confused between 2 options, only 2 options, not more than 2. In second iteration, I used to mark those questions. And in third iteration, if I was confused in more than 2 options or I did not have any clue about that question, before marking those questions or taking a guess for those questions, I used to just see कि कितने questions हमने अभी तक mark कर रखे हैं, इसमें probability कितना है wrong होने का. I used to 10% हम हमेशा मान के चलते 10% मेरा गलत होगा. So वहाँ से हम गॉज करते थे कि रिस्क लेना है कि नहीं लेना है. और इफ़ मेरा ये रहता था कि अगर 85 के ऊपर मेरा अटेम्प्ट है सेकेंड इटरेशन के बाद, तो आगे रिस्क नहीं लेना है. वहीं पे रिस्क लेना चाहिए वैसे, आपको क्या लगता है अभी हाइंडसाइट में अगर आप एनालाइज करें सर कि 2 ऑप्शन में कंफ्यूज है तो तुक्का लगा देना चाहिए? तुक्का थोड़ा सा सर एजुकेटेड गेस होना हाँ. चाहिए. एक्चुअली क्या होता है ना सर, 2 ऑप्शंस जब कंफ्यूज होते हैं ना, तो एक अंदर से एक आवाज़ आता है कि ये सही है. अब वो अब आपकी इच्छा है, आप उस आवाज़ को मानो या ना मानो. तो हमने तो माना सर, हमने माना तो सही भी हुआ. मानना चाहिए. अब सेबी ऑफिसर बोल रहे हैं तो मानना चाहिए. हमने माना. आई टुक कैलकुलेटेड गेस सर इन एग्जाम ऑल्सो. आई अटेम्प्टेड अराउंड 90 और 91 क्वेश्चंस. बाकी 9 तो छोड़ दिया था. Well, I think Avya, it was really enlightening for me to interact with you. बहुत बहुत मज़ा आया यार. मतलब you really enjoy such interviews.
विच आर नॉट मैकेनिकल, rather which are coming straight from the heart. Sir. जाने से पहले आप कुछ बताना चाहें, अगर अपनी जर्नी को जब आप देखते हैं, आप एक्सपीरियंस को बताना चाहें, क्योंकि आप जैसे एक नहीं, दो नहीं, हज़ारों लाखों एस्पिरेंट्स जी हैं जी जी जो सेबी नहीं तो यूपीएससी नहीं तो किसी और एग्ज़ाम की रेस में फंसे हुए हैं और फंसे हुए घुटन महसूस करते हैं, आगे कोई रास्ता नहीं दिखता है, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? सर मैसेज तो सिर्फ एक ही है, यू शुड नेवर लूज होप एंड यू जस्ट कीप वर्किंग ऑन योर सेल्फ। और जब भी एंजाइटी हो या अंदर से स्ट्रेसफुल फील हो तो एक ही चीज़ याद करने का रहता है कि ऊपर वाले ने जो लिखा है वही होके रहेगा। सो दैट कीप्स यू काम, दैट कीप्स यू मोटिवेटेड इनफ। बाकी अपना एफर्ट्स देना है सर, बाकी तो सब ऊपर वाले के हाथ में है। कर्म कर फल की इच्छा बस सर ये चीज़ भी मेरे को इसी बार रियलाइज़ हुआ, और वो भी रिजल्ट आने के बाद, पहले नहीं रियलाइज़ होता है। तो बाद में अब व्हेन आई लुक बैक एट माई जर्नी अब रियलाइज़ होता है कि नहीं यार ये सही बोला गया है, भगवत गीता में जो बोला गया है सही बोला गया है। ज्ञान भी सफलता के बाद ही समझ आता है। एग्जैक्टली सर। Well, thank you, Avya. Thank you, It sir. was really nice talking to you. Guys, do watch his interview. पूरा देखो, अगर बीच बीच में से देखा है ना, पूरा देखो। आई एम श्योर आप कुछ भी नहीं मिस करेंगे ना, तो बहुत कुछ सीखेंगे इस इंटरव्यू से, और कहीं ना कहीं आपकी एग्ज़ाम जर्नी में आपको ये हेल्प करेगा। बाय।